हेलो एवरीवन। इसके पहले हमारा हो चुका था लाइट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में देखना हमको क्या क्या होता है फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। लेट अस नाउ आस्क आवरसेल्व्स अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर होना क्या है। तो इसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बोल चुका था कि जहाँ पर हम डार्क रिएक्शन देख रहे थे कि ये जो फोटोसिंथेसिस था इसके अंदर लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता चुका था। जहाँ पर लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ये देख चुके थे हम। और इन दोनों से क्या फॉर्म हुआ था पता है, जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है हमको ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। ये चीज़ें मिल गई थी हमको किससे, लाइट रिएक्शन से। अब ये ATP और NADPH2 कहाँ पर यूटिलाइज होता है, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन को हम बायोकेमिकल फेस या इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि विद द हेल्प ऑफ दिस ATP एंड NADPH2 ये क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे और इससे क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, इसके बेसिस पर हमको इस डार्क रिएक्शन के अंदर C3, C4 या CAF ये तीनों साइकिल देखने के वन बाय वन। तो क्या होता है वो देखेंगे। देखो आप आगे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड बी मॉलिक्यूल हैविंग एक्सेप्टिंग और फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड वुड हैव 3 कार्बन ऑफ PGA। तो ये देख चुके हैं कि मतलब अगर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जो 3 कार्बन वाला है तो वो होता है PGA फॉर्म हुआ तो वो साइकिल जो होगी वो रहेगी C3। मतलब इन शॉर्ट इनका बोलना क्या, देखिए कि जब भी इस डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद मतलब ही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कोई कंपाउंड एब्सॉर्ब करता है, तो सपोज अगर यहाँ पर ये PGA फॉर्म हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो अगर ये फॉर्म होता होगा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर ये होता है ReBP, जिसके अंदर 5 कार्बन होता है। अभी कैसा होता है वो हमको आगे देखना है। अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ तो इसको बोलते हैं C3 साइकिल। ये C और ये 3, तो मतलब ये साइकिल क्या हो गई है, C3 साइकिल। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर कितना कार्बन वाला फर्स्ट कंपाउंड स्टेबल फॉर्म हो रहा है उसके ऊपर साइकिल का नाम दिया जाएगा C3। और अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसका एक्सेप्टर अगर अलग है, लाइक सपोज पेपा है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, अगर पेपा ने फॉस्फोनल पार्विक एसिड अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता और 4 कार्बन वाला कंपाउंड अगर फॉर्म होता होगा जो कि है OAA, मतलब ऑक्सलो एसिटिक एसिड, तो अब 4 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड अगर फॉर्म हुआ तो इसको बोलते हैं C4 साइकिल। ठीक है, C4 साइकिल। और इसके बाद हमको एक देखना है CAM साइकिल, जो कि जीरोफाइटिक प्लांट में होती है। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस सेम इस C4 साइकिल जैसा ही होता है, सिर्फ इनके अंदर 2 रिएक्शन हमको देखना होता है, डे में क्या होता है और नाइट में क्या होता है। तो ये वन बाय वन हम आगे देखने के बाद हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। The studies were unexpectedly shows that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar and ribose biphosphate, RUBP बोल चुका हूँ। Did any of you think of this possibility? Do not worry, the scientists also took long time and conducted many experiments to reach the conclusion. They also believed that since the first product was C3 acid, मतलब 3 कार्बन वाला एसिड जैसे PGA, primary acceptor would be a 2 carbon compound, and they spent many years trying to identify 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon compound। तो मतलब उनको लगता था कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है इसका एक्सेप्टर, फिर बाद में समझ में आया कि क्या था वो। ठीक है, तो एक्चुअल में डार्क रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर हम देखेंगे C3 साइकिल, या इसका दूसरा नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, या C3 साइकिल, इसके ये 3 नेम्स है, केल्विन साइकिल, या इसी को बोला जाता है C3 साइकिल, या इसी को बोला जाता है केल्विन बेंसन साइकिल। बेंसन, BENS, बेंसन साइकिल, ये 3 नाम इसके। ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या है इस साइकिल में देखना है, तो ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है मेल्विन कैल्विन, कैल्विन एंड हिज को वर्कर। अब को वर्कर के अंदर इनका नाम आ जाएगा बेंसन, जिनके बारे में मैंने अभी बोला है कि इस साइकिल को कैल्विन बेंसन भी बोलते हैं।
then worked out a whole pathway and showed the pathway is operated in cyclic manner. cyclic manner में ये pathway होगी जहाँ पर RUBP वापस रीजनरेट होगा। तो RUBP क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कहाँ पर मिलेगा हमको? स्टोमा में। स्टोमा के अंदर क्या हो गया? डार्क रिएक्शन। तो ये RUBP 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट कॉन्सेंट्रेशन में मिलने वाला प्रोटीन यही होता है। was regenerated and let us see how Calvin pathway operate and where the sugar is synthesized. sugar मतलब कहाँ पर synthesize होगी? तो ये साइकिल देखना हमको। let us at the outset understand very clearly the Calvin pathway occurs in all photosynthetic plant. It does not matter whether they have C3 और C4। मतलब देखो दोनों में भी होता है। C3 प्लांट मतलब जिनके अंदर C3 साइकिल होगी, पर जहाँ पर हम C4 प्लांट देखते हैं उनके अंदर भी C3 साइकिल होती है, और जो CM देखेंगे उसके अंदर भी C3 है। तो मतलब C3 साइकिल सभी प्लांट में होगी। फॉर द एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैलिन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब अंडर द 3 स्टेजेस। यहाँ पर 3 स्टेजेस बोले वाले, बट एक्चुअल में थर्ड स्टेज को हम डिवाइड कर सकते हैं थर्ड ए और थर्ड बी में, क्योंकि एनसीईआरटी में हमको यहाँ पर जो साइकिल दे चुकी है, ये जो कैलिन साइकिल, ये थोड़ा शॉर्ट है। ये समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको समझे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा कि केयरफुली कैसे शुगर प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसके अंदर मेनली 3 रिएक्शन है। तो इसके लिए हम ये साइकिल देख सकते हैं। देखिए आपको एक साइकिल दिखाता हूँ जिससे आपको ये जल्दी याद हो जाएगा कि कैलिन साइकिल कौन सी है। तो जो कैलिन साइकिल है इसी का नाम एक बार याद रखना है। क्या क्या बोल चुका हूँ मैं आपको? C3 साइकिल, कैलिन साइकिल और कैलिन बेंसन साइकिल। ये डॉक्टर मैल्विन कैलिन इनके नाम पर रखी गई थी। यह नाम, ये जो नाम था इनके ऊपर रखा गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ये साइकिल। ठीक, इसको थोड़ा नीचे ले लेते था सो दैट आपको क्लियरली दिख पाइए। देखिए, ठीक है, किसने डिस्कवर किया इस साइकिल? तो अभी बोल चुका हूँ, डॉक्टर मेल्विन कैल्विन। कब? अराउंड 1954। ठीक है, 1954 में इन्होंने डिस्कवर किया। इसी साइकिल की आप बोल रहे हैं C3 साइकिल या C3 पाथवे बोलते हैं। तो इस साइकिल को देखोगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो हम एनसीईआरटी में भी देख रहे हैं साइकिल। तो कब डिस्कवर किया था ये? 1954 में। इन्होंने सीक्वेंस बोला था बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ CO2 फिक्सेशन, जिससे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक जो यूनिसेलुलर ग्रीन अलगी है क्लोरेला, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था। किसके ऊपर रिसर्च किया इन्होंने? क्लोरेला और एक अलगी जिसका नाम है सिंडेस्मस। सिंडेस्मस, इन दोनों पर रिसर्च किया था इन्होंने। और क्या यूज किया था इस समय? इस समय इन्होंने यूज किया था C14 का रेडियो आइसोटोप। ठीक है, एज अ ट्रेसर बोलकर इसको यूज किया था। दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। और इसको कैसा यूज किया था? एज अ ट्रेसर बोलकर। तो मतलब समझ में आ जाता है यहाँ पर इट इज यूज एज अ ट्रेसर। मतलब ये साइकिल कैसी होती है इससे समझ में आता है, ट्रेसर से। तो ये जो C14 है ये फेड किया था फोटोसिंथेसाइजिंग अल्गल सेल फॉर डेफिनेट टाइम इन सेकंड, क्योंकि जो अल्गल सेल है उनको बाद में किल किया गया था बाय ड्रॉपिंग द सस्पेंशन ऑफ हॉट मिथेनॉल, और टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी ये यूज की गई थी कि जो इंटरमीडिएट इस साइकिल में फॉर्म हो रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए। और टेक्निक वहाँ पर थी रेडियोग्राफी, जो कि यूज की गई थी कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज। तो अब ये लिखने को तो ईजी लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तैयार हो, बट इसके अंदर एक पूरी साइकिल ऑपरेट होने वाली। वही साइकिल कौन सी है? ये C3 साइकिल जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। तो ठीक है, तो वन बाय वन इसके अंदर अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर वापस ला लेता हूँ। यहाँ पर अगर आपको साइड में C3 साइकिल अगर दिख रही है तो यहाँ पर देखो मेनली 3 रिएक्शंस दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से? एक तो कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन, और तीसरी जो स्टेज होती है वो होती है रीजनरेशन। ठीक है, ये 3 दिख रहे रिएक्शन। ये पहली जो दिख रही है कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 के अंदर यहाँ पर थर्ड ए और थर्ड बी दिए वाले। थर्ड ए के अंदर सिंथेसिस होता है और थर्ड बी के अंदर रीजनरेशन होता है। तो देख लेंगे वन बाय वन, और लाइन टू लाइन पूरा ध्यान रखना। देखिए
कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सी का मीनिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड और लेशन मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। So it is the reaction in which there is a fixation of carbon dioxide takes place into a stable organic intermediate. Carboxylation is the most crucial step in the Calvin cycle where carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RUBP, and this reaction is catalyzed by the enzyme RUBP carboxylase। मतलब देखो क्या क्या लगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करने के लिए एंजाइम लग रहा है RUBP कार्बोक्सिलेस, और इससे अब RUBP कार्बोक्सिलेस में 5 कार्बन होता है और इससे एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड फॉर्म होगा, और वो कंपाउंड रहेंगे दो। दो क्यों रहेंगे? क्योंकि एक में दो, तो दो 3 कार्बन वाले मतलब 6 हो जाते हैं। कैसे? तो आगे समझाता हूँ। सिंस दिस एंजाइम ऑल्सो हैव एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, बोलने का मीनिंग क्या है देखो इनका। जैसे आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है, मतलब इस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एक्टिविटी भी हो गई और कार्बोक्सीजनेज भी एक्टिविटी हो गई। वैसे यहाँ पर हम इस एंजाइम को जब देख रहे हैं, रूबिस को या आरयूबीपी को, इसकी भी एक्टिविटी ऐसी है, ये ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सेप्ट करता है, पर जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा तो यूजफुल प्रोडक्ट बनाएगा ग्लूकोज, और अगर ऑक्सीजन को इसने एक्सेप्ट किया तो कोई भी काम का प्रोडक्ट ये फॉर्म नहीं करता है, मतलब वेस्टफुल प्रोसेस होती है। ठीक है, वेस्टफुल प्रोसेस, और इस वेस्टफुल प्रोसेस को बोला जाता है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी है किसकी? इस रूबिस्को की। ठीक है, अब उसका देखना है कि इसकी एक्टिविटी कैसी है, और यहाँ पर ये साइकिल देखो यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, थोड़ा इसको और नीचे ले लेता हूँ, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है। फिर देखो कार्बोक्सिलेशन यहाँ तक बोल चुके हैं, अब और एक बार मैं कार्बोक्सिलेशन इधर से बोलता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर टोटल 3 रिएक्शन हुए, जैसे कि मैंने आपको बोल चुका हूँ पहले। एक थी ये कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 क्या है यहाँ पर? रिडक्शन, और नंबर 3 के अंदर डिवाइड किए वाला थर्ड ए और थर्ड बी। ये देखिए यहाँ पर थर्ड ए है, ठीक है, दिखा आपको यहाँ पर। ठीक है, ये थर्ड है और यहाँ पर दिख रहा है आपको थर्ड बी। तो हमको 1 बाय 1 रिएक्शन देखना है ये सब बहुत ईजी। देखिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्बोक्सिलेशन, नाम से मीनिंग अभी बोल चुका हूं मैं कि कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन कितने? 1। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ये आरयूबीपी, मतलब रिबुलोस बायफॉस्फेट या रूबिस को बोलते हैं हम, और इसके अंदर कार्बन कितने? 5। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, मतलब 6 कार्बन वाला पहले अनस्टेबल कंपाउंड तैयार होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे दोनों भी वाइट वाइट हो गए, इसलिए इंक चेंज करता हूँ। रेड अगर दिखा है तो उससे समझ में आएगा आपको। ये देखिए दिखा यहाँ पर, ये 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड, मतलब ये 1 + 5 से क्या होगा? एक 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, जिसमें टोटल कार्बन कितने आ गए? 6 कार्बन आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रही है, और जनरली ये जो मतलब यहाँ पर ये जो पूरी रिएक्शन दिख रही है ना आपको, कि कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और फिर ग्लूकोज तैयार हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, इस पूरी साइकिल को होने के लिए लगभग 90 सेकंड लगता है। 1.5 मिनट में होती है रिएक्शन, 1.5 मिनट में। तो यहाँ पर क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेप्टेड बाय 5 कार्बन कंटेंट कंपाउंड, जिसको रिबुलोस 1,5 डाइफॉस्फेट बोलते हैं हम, आरयूडीपी या आरयूबीपी, रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। इसका नाम याद रखिए, लिख देता हूँ, मतलब बोलने से अच्छा ऐसे याद होता है। रिबुलोस डाई या बाय फॉस्फेट। ठीक है, कहाँ पर था? ये स्टोमा में था। तो यहाँ से इसने इसको एक्सेप्ट किया। अब जैसे ये एक्सेप्ट करा था, यहाँ पर ये भी लगता है, देखो मैग्नीशियम आयन लगता है, और अलॉन्ग विथ दिस मैग्नीशियम आयन यहाँ पर एक एंजाइम भी लग रहा है। इस एंजाइम का नाम क्या है? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज।
तो वन बाय वन सभी रिएक्शन ध्यान रखना है, इसलिए मैं एकदम स्लोली बोल रहा हूँ आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने आरबीपी को एक्सेप्ट किया और 6 कार्बन वाला कंपाउंड तैयार हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में देखो क्या होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो अनस्टेबल कंपाउंड तैयार हो गया इसके अंदर कार्बन कितने, 6, मतलब ऐसे 6 कार्बन हो गए, देखो ये 6, ठीक है। कैसे फॉर्म हुए थे, तो आरयूबीपी में 5 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, 1, तो इससे तैयार हो गया। तो अब देखो ये जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैसा था, अनस्टेबल। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या होता है, इसका स्प्लिटिंग होता है, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रेशन। तो अब इस रिएक्शन से क्या होगा कि ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड तैयार हो गए, 2। कैसे, तो ऐसे, इस तरीके से। देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ये जो अनस्टेबल कंपाउंड था जिसके अंदर कितने कार्बन थे, 6, अनस्टेबल कंपाउंड जिसके अंदर कितने कार्बन थे, 6 कार्बन वाला। अब इसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा से इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस, ये जो एंजाइम है इसके प्रेजेंस में आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस। तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो रहेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए, ये 3 पीजीए, ठीक है। और एक जो पीजीए उसके अंदर 3 कार्बन है, तो 2 पीजीए मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। आप एक बार रिवाइज कर लेना, यानी कि अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ देखो, तो आपको याद हो जाना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, याद रखिए क्या क्या बोला मैंने। इरेज करने के बाद थोड़ी सी देर पॉज करके ये आप रिवाइज करना कि मतलब कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ। फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड ने किसको एक्सेप्ट किया, आरयूबीपी ने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया और उससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ था, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उस अनस्टेबल कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर मैग्नीशियम और आरयूबीपी कार्बोक्सिलेस के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीए तैयार हो गए थे। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर 12 क्यों दिखा है वो बाद में बोलता हूँ। तो हमारे पास 2 पीजीए तैयार हो गए, फर्स्ट रिएक्शन हो गई। नंबर 2 जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिडक्शन, ठीक है। नंबर 2 रिएक्शन जो है उसको बोला जाएगा रिडक्शन। अब नाम से समझ में आता है रिडक्शन मतलब क्या होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर यूज होता है असिमिलेटरी पावर का। अब इसका मीनिंग समझिए, रिडक्शन का मीनिंग पता है हमको, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज ऑफ असिमिलेटरी पावर। असिमिलेटरी पावर क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बोल चुका हूँ। असिमिलेटरी पावर, असिमिलेटरी पावर का मतलब ही क्या होता है, एटीपी और NADPH2 इन दोनों को साथ में बोला जाता है असिमिलेटरी पावर, इन दोनों को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, तो जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि फर्स्ट फॉस्फोरिलेटेड हो जाएगा और इससे एटीपी प्रोड्यूस होगा और 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बाद में यानी कि बाय यूजिंग NADPH2 ये प्रोड्यूस करेगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कैसे, तो वो बोलता हूँ। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने आरयूबीपी को एक्सेप्ट करके पीजीए तैयार किया था, पीजीए फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था जिसके अंदर 3 कार्बन थे, इसलिए इस साइकिल का नाम था C3 साइकिल, ठीक है ना, ये बोल चुका मैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इसके अंदर 2 रिएक्शन हो गए। तो ये जो 3 पीजीए, जो 3 पीजीए फॉर्म हुआ, ये 3 पीजीए क्या होता है, पहले एटीपी के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। एटीपी के साथ रिएक्ट होने के बाद इससे क्या फॉर्म होगा, तो 1,3 डाईपीजीए फॉर्म होगा इसके अंदर, 1,3 डाईपीजीए। पीजीए मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बोल चुका हूँ। और प्लस क्या होगा, एडीपी, क्योंकि यहाँ पर एटीपी ब्रेक होकर क्या किया, इसने फॉस्फेट प्रोवाइड किया इस 3 पीजीए को। इसके अंदर पता हमको 3 कार्बन, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। अब ये जो 1,3 डाईपीजीए इसका कन्वर्शन किस में होगा, देखो अब ये जो 1,3 डाईपीजीए इसके साथ कौन रिएक्ट होगा, NADPH2, मतलब ही रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। 1,3 डाईपीजीए इसके साथ किसकी रिएक्शन हो रही है, NADPH2 की, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर एटीपी और NADPH2 दोनों रिएक्ट हो गए और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, 3 पीजीएल, 3 पीजीएल प्लस NADP, प्लस NADP और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा इससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि एटीपी था इसलिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, ये पूरी रिएक्शन। अब इसके अंदर देखो ये 3 पीजीएल तैयार हो गया, इसके अंदर भी कार्बन रहेगा 3, ठीक है।
तो ये रिएक्शन होगी, देखो समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या क्या यूटिलाइज हुआ, तो यहाँ पे ये दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब एक तो ATP भी और NADPH2 भी, इन दोनों को साथ में मिला के क्या बोला जाता है, असिमिलरी पावर। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है इधर इन कंपाउंड को, इसलिए इसको रिडक्शन बोला जा रहा है। तो क्या होता है यहाँ पर, सम पार्ट ऑफ दिस 3PgL विच वॉज फॉर्म, the sum part of this 3PgL is converted into a isomer। अब इसका दूसरा आइसोमर क्या रहता है, इसका जो कुछ पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सम पार्ट ऑफ दिस 3PgL is converted into, किस में कन्वर्ट हो रहा है, is converted into आइसोमर। कौन सा आइसोमर, तो ये किसका आइसोमर है, DHAP। DHAP को बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, एंजाइम ये लगेगा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। रिएक्शन पूरे ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है, आइसोमरेज रिएक्शन पूरा याद हो गया। ये क्या किया इसके अंदर, अभी रब करता हूँ, एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या बोला मैंने। कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर असिमिलरिटी पावर को यूज किया जा रहा है। पहले फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ था, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होने के बाद 3 कार्बन वाला PGA फॉर्म हुआ था, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था, इसलिए साइकिल का नाम क्या था, 3PGA, सॉरी C3 साइकिल। 3PGA तो वो कंपाउंड का नाम था, और उसका हुआ रिडक्शन विद हेल्प ऑफ दिस ATP और NADPH2, और उससे क्या फॉर्म हुआ, ये PGL यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो आपको PGL, ये देखिए ये PGL यहाँ पर एरो से दिखा था, ये PGL फॉर्म हुआ, और इस PGL का कुछ फॉर्म इधर क्या होगा, ये इधर इसमें कन्वर्ट हुआ था, किसमें, DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, और ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल रहता है। अब जहाँ पर देखो ये 3PGL तैयार हो चुका है, ठीक है, ये जो 3PGL प्रोड्यूस हो गया, इसी का कन्वर्शन किस में होता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ठीक है। फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट के अंदर से क्या होता है, डीफॉस्फोरिलेशन, मतलब फॉस्फेट निकल चुका है, तो इसका कन्वर्शन हुआ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या तैयार होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहाँ पर सिंथेसिस रिएक्शन हो रही है, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा लास्ट को, नीचे अगर देखें तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड, मतलब क्या हो रहा है, देखो सिंथेसिस के अंदर कि फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर देखो कार्बन कितने टोटल 6 दिखाई दे रहा है, इस ग्लूकोज में कार्बन है 6, तो इसके लिए इस साइकिल के 6 टर्म होना बहुत जरूरी है। क्या बोला मैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज जो वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए इसके 6 साइकिल होना जरूरी है, क्योंकि पहली साइकिल में क्या बोले हम सीधा सीधा कि ये जो RUBP था जिसके अंदर 5 कार्बन है, ये तो सीधा बोल चुका मैं आपको कि जिसके अंदर 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन वाले ने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जिसके अंदर 1 कार्बन था। इससे पहले क्या हुआ, 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ, और इसके बाद इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, 3PGA, जिसके अंदर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन, और इसके कितने मॉलिक्यूल, तो 2। और इसके बाद क्या बोले हमने कि इसका जब रिडक्शन हो जा रहा है, रिडक्शन किसके हेल्प से हुआ, तो एक तो ATP लगने वाला था और NADPH2, और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, 3PGL, और इस 3PGL से जब ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन होने की वजह से इसका 6 टर्न होना जरूरी है। मतलब ये क्या होता है कि ये जो RUBP है जिसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो इसको 6 टाइम होना मतलब कितना होगा, ये 6 × 5 मतलब 30 कार्बन, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 1 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम लगना मतलब कि टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 6, तो 30 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 36 कार्बन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, या इसको और इजी करके बोलूँ, क्योंकि कुछ जनों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, तो और स्लो करके बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं टाइम लगाता हूँ, स्लोली लेता हूँ, सो दैट सबको समझ में आइए, ठीक है। क्या बोले हम कि ये रिएक्शन 6 टाइम होना जरूरी है, तो पहले क्या बोला था मैं कि ये जो RUBP है, RUBP ने किसको एक्सेप्ट किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को, प्रोड्यूस क्या किया था, 3PGA प्रोड्यूस किया था, 3PGA से कौन प्रोड्यूस हुआ था, PGL प्रोड्यूस हुआ था, PGL से कौन प्रोड्यूस हो रहा था, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था। अब इन सब में कार्बन याद रखिए,
ग्लूकोज में कार्बन कितने 6, आरयूबीपी में कितने थे 5, CO2 में कितने थे 1, पीजीए में कितना है 3 कार्बन, पीजीएल में कितने 3 कार्बन। पर क्या हुआ यहाँ पर कि अब ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोड्यूस होना है तो इसके लिए साइकिल 6 टाइम होना जरूरी है, मतलब 6। तो आरयूबीपी जो 5 कार्बन वाला है इसको 6 टाइम लिए कार्बन कितने हो गए 30, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमको कितना लगेंगे 6 टाइम, मतलब एक कार्बन में एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, तो 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लिए कार्बन कितने हो जाएंगे 6, मतलब 30 + 6 = 36। अब ये जो 36 हो रहा है कैसे 36 हुआ समझ में आ रहा है, ऊपर का 30 और नीचे का 6, टोटल कितने हो गए यहाँ पर 36। अब इस 36 कार्बन वाला जो कंपाउंड है 36 कार्बन मतलब समझ में आ जाता है 5 सेट में हुआ, 6 सेट में सॉरी, ठीक है। अब इससे ये जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और यहाँ पर ये 36 है, तो अब देखो इसको 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 12 3 ज़ा 36, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये 3 PGA के कितने मोल लगेंगे हमको 12, क्योंकि एक जो 3 PGA उसके अंदर ऐसे 3 कार्बन है, तो ऐसे 3 कार्बन हम जब 12 टाइम्स लेंगे, ये हो गया 4 टाइम्स, ये ठीक है, ये 4 टाइम्स हुआ ना, ऐसे इसको कितनी बार लेना पड़ेगा, ये देखो इस 4 के अंदर कार्बन होगा 12, 3 6 9 12, 36 बोले तो इसको कितनी बार लेना पड़ेगा और 3 टाइम्स, मतलब समझ में आता। तो उतने मॉलिक्यूल इसके भी हो गए पीजीएल क्योंकि कार्बन सेम है, तो इससे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तैयार होता है, मतलब 6। ये समझ में आना यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर, या इसको रब करके इधर समझाओ तो समझ में आएगा, देखो ठीक है, इधर भी ध्यान रखना है इस साइकिल में हो रहा क्या है। ईजी है, देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है इसको, क्योंकि कोई भी चीज़ इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है। देखो तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये जब यहाँ पर पीजीएल फॉर्म हुआ, 12 पीजीएल मतलब कितना होगा, एक पीजीएल में 3 कार्बन है, तो 12 मतलब कितने होगा टोटल 36 हो गए। इस 36 में से देखो एक ग्लूकोज फॉर्म हुआ, ठीक है, कहाँ पे नीचे के साइड को, इधर के साइड को, ठीक है। क्या बोला मैं, ये जो पीजीएल है इसमें कार्बन कितने 3, पीजीएल और डीएचएपी दीज आर आइसोमर, डीएचएपी, पीजीएल मतलब क्या फॉस्फोग्लिसराइड, और ये जो डीएचएपी दिख रहा है ना हमको यहाँ पर, ये डीएचएपी ये क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये इंटरकन्वर्टिबल है, ये 3 कार्बन, तो इधर से लो या इधर से लो क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज तैयार हो रहा है, तो ग्लूकोज तैयार हुआ तो इसके अंदर कार्बन कितने 6, और ये पीजीएल कितनी टाइम्स लिया है 12 टाइम्स, तो एक पीजीएल में 3 कार्बन है, तो 12 टाइम्स पीजीएल लिया मतलब कितने हो गए टोटल कार्बन, 12 × 3 मतलब 36 हो गए, समझ में आ गया 36। इस 36 में से 6 कार्बन किसके लिए गए, ग्लूकोज के लिए, और अगर 36 में से 6 कार्बन इधर गए, 36 में से 6 जाने के बाद कितना बचेगा 30, ठीक है, 30 कार्बन रिमेनिंग है। अब जब 30 कार्बन रिमेनिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आरयूबीपी वापस तैयार होने वाला है, ठीक है, और एक आरयूबीपी कितने कार्बन वाला है 5 कार्बन वाला है, तो 30 कार्बन से 5 कार्बन वाले कितने कंपाउंड तैयार होंगे, सिंपल है 6 5 ज़ा 30, मतलब क्या होगा 6 5 ज़ा 30, समझ में आता, मतलब इससे क्या होगा इतने इसके मॉलिक्यूल्स वापस तैयार होंगे, क्योंकि 5 कार्बन वाला है तो मल्टीप्लाई 6 से किया 30 आता है, मतलब 30 कार्बन से 5 आरयूबीपी रीजनरेट होता है, मतलब साइकिल क्या होगी यहाँ पर वापस कंटिन्यू होगी इस तरीके से, समझ में आ रहा है यहाँ पर। ये सब हमने 6 क्यों लिए, क्योंकि कार्बन जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाला है, तो इसके लिए साइकिल कंप्लीट होने के लिए सबको 6 टाइम लेना है, और ये पूरी साइकिल होने के लिए एक ग्लूकोज के लिए कितना टाइम लग रहा था अभी बोल चुका मैं 1.5 मिनट। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो कि अभी बोल चुका मैं जो पीजीएल फॉर्म हुआ था इसके अंदर बोल चुका मैं ये 3 कार्बन वाला था, इसको 12 टाइम्स लिया हूँ, 12 टाइम्स लेने के बाद क्या होगा 36 कार्बन प्रोड्यूस हुए थे, 36 कार्बन मतलब भी समझ में आ रहा है कि एक पीजीएल जब 3 कार्बन वाला है तो 36 के लिए हमको समझ में आता है क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये इस तरीके से समझिए।
ये बहुत इजी करके मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि समझ में आना है इसलिए। ठीक है, ये क्या निकाला मैंने, ये देखो। ये लास्ट वाला ऐसा कितना है, लाइक हाँ, अब देखो बराबर। ये 3 कार्बन मतलब क्या होगा, एक पीजीएल। ठीक है, अब ये ऐसे मैंने कितने निकाले, 12, मतलब ये टोटल एक पीजीएल में 3 मतलब 12 के अंदर होगा 36। तो इस 36 में से मैंने क्या बोला कि ये जो 6 है, ठीक है, ये 6 कार्बन किसके लिए काम को आए, तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, क्योंकि एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब टोटल कार्बन कितने बचे, 30 बचे, मतलब ये क्या हो रहा है, 6 कार्बन वाला, क्योंकि 5 कार्बन वाला आरयूबीपी था। ठीक है, 5 कार्बन वाला आरयूबीपी है, तो ये 30 कार्बन से मैंने क्या बोला कि आरयूबीपी तैयार होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर से देखो, ये जो रिएक्शन दिख रही है, इधर ले लेता हूँ मैं, इससे इरेजर से दिखेगा, देखो मैं जहाँ पर रब कर रहा हूँ वहाँ पर देखो, 36 कार्बन जहाँ पर दिखा मैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखो। ठीक है, ये बोल चुका मैं आपको। अब इस 12 में से क्या हो गया, 2 मोल, मतलब 1 मोल 3 कार्बन वाला है, तो 2 मोल से टोटल 6 हो गया और ग्लूकोज तैयार होगा। तो 12 में से 2 गए, यहाँ पर दिख रहा नहीं देखो, 12 मैंने ये पूरा निकाला, इस 12 में से ये 2 गए, ये एक और ये एक, इस 2 से क्या हो गया, एक ग्लूकोज तैयार हुआ। और ये जो रिमेनिंग 10 है, रिमेनिंग 10 मोल किसके, पीजीएल के, इससे क्या फॉर्म होगा, 5 आरयूबीपी तैयार हो गया, क्योंकि एक आरयूबीपी में कितने कार्बन है, 5, तो ये 6 तैयार हो गया, 7 और 36, 6 × 5 30। तो यस, ये याद रखने का है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5/6 ऑफ द पीजीएल किसके लिए काम को आता है, आरयूबीपी फॉर्म करने के लिए काम को आता है। समझ में आ रहा है, 5/6 क्यों बोला मैंने, सोचो आप, इससे समझ में आ जाता होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को लिख के बताता हूँ, तो मतलब समझ में आता है। इस रिएक्शन में देखो उतना कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब 3 ही तो साइड यानी कि रिएक्शन को याद रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो 3 पीजीएल था, ये क्या हुआ, डीएचएपी, जो कि इंटर कन्वर्टिबल है, दोनों में भी 3 कार्बन है, दोनों में क्या है, 3 कार्बन है, ये बोल चुका मैं आपको। एक्चुअल में ये जो फेज है इसको रिवर्स ग्लाइकोटिक पाथवे बोलते हैं। कहाँ पे, ये जो पाथवे दिख रही है ना आपको यहाँ पे, इसको रिवर्स ग्लाइकोटिक बोलते हैं, क्योंकि ऊपर के साइड से अगर देखें ना, तो ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के जैसा, जिसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं, तो इसलिए इसको रिवर्स ग्लाइकोटिक पाथवे बोल सकते हैं। अब इससे देखो क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्रुक्टोज, ये दिख रहा है यहाँ पे, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये तैयार हुआ, और डी फॉस्फोरिलेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर वो आइसोमराइज होगा यहाँ पर, यानी कि ये रिएक्शन बोल रहा हूँ, देखो आगे की, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या, ये देखो ये रिएक्शन, पहले फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तैयार हुआ, और बाय डी फॉस्फोरिलेशन इट विल प्रोड्यूस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विच विल देन आइसोमराइज, मतलब इसका और आइसोमराइजेशन होकर इससे क्या तैयार होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो रहा है। आइसोमर का मीनिंग समझ में आता है, देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो सेम फार्मूला स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, इसको आइसोमर बोलते हैं। और आइसोमर फॉर्म होने के लिए आइसोमरेज एंजाइम लगे यहाँ पर। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लूजेस फॉस्फेट, अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फेट लूज हो गया, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये क्या है, ये आईपी मतलब ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा, निकलने को यहाँ पर देखो डी फॉस्फोरिलेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि फॉस्फेट निकल गया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट निकल गया, फॉस्फेट ग्रुप डी फॉस्फोरिलेशन, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज। तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आपको आगे आएगा रेस्पिरेशन, तो उसका ये थोड़ा उल्टा है, अगर नीचे से ऊपर गए तो उसको बोलते हैं रिवर्स ग्लाइकोटिक पाथ। ठीक है, तो ये थर्ड ए रिएक्शन बोल रहा था मैं, सिंथेसिस। अब आगे की रिएक्शन देखिए, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या बोले हम कि यहाँ पर जो इतने ये दिख रहे हैं ना, यानी कि 12 में से 10 मोल, ये 10 मोल मतलब 1 मोल 3 कार्बन वाला है, तो 10 मोल मतलब 30 कार्बन हो गए, तो 30 कार्बन से क्या हुआ, एरिथ्रोज, सिडोप्टिलोज,
RUMP मतलब रूबुलोस मोनोफॉस्फेट, फिर बाद में रूबुलोस डाइफॉस्फेट होगा। पर यहाँ पर साथ में ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर 6 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ था, असिमिलेटिव पावर यहाँ पर जो देखें हम 12 ATP और 12 NADPH2, तो इस टोटल रिएक्शन में देखा जाएगा तो 18 ATP और 12 NADPH2 यूज होता है। ठीक है, तो पहले 12 ATP और 12 NADPH2 कहाँ पर यूज हुए थे, यहाँ पर, ये जो सेकंड स्टेप थी रिडक्शन, मतलब ये जो सेकंड स्टेप थी रिडक्शन, वहां पर यूज हो रहे हैं। और इस 18 में से जो रिमेनिंग 6 ATP है वो कहां पर काम को आए, तो ये रीजनरेशन में काम को आए। किसका रीजनरेशन, RUBP का रीजनरेशन, RUBP फॉर्म होने के लिए। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा पूरा, तो ये रिएक्शन समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर बोलते वक्त मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगा कर बोल रहा हूँ, सो दैट सबको समझ में आए, और बार बार बोलता हूँ सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए, याद ही हो जाए। ऐसा आप आंखें बंद करके एक बार रिवाइज किया ना, 3 रिएक्शन कौन से, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और उसके पहले सिंथेसिस, तो आप ये लिख कर दिखा सकते हैं, मतलब आराम से हो सकता है आपको। तो RUBP क्या होता है इस रीजनरेशन रिएक्शन में, कि ये जो RUBP रीजनरेट होता है थ्रू सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शन, एंड दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज शुगर फॉस्फेट इंटरकन्वर्शन, एंड ऑल द कंपाउंड्स इंटरमीडिएट फॉर्म आर शुगर फॉस्फेट। यहाँ पर ये दिख रहे हैं शुगर फॉस्फेट, ये सब, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये सब तो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट देखे हम, जाइलोस देखे, उसके बाद इरिथ्रोस के बाद जाइलोस दिख रहा है, सूडोहेप्टुलोस दिख रहा है, सूडोहेप्टुलोस हेप्टो 7, और उसके बाद 5 कार्बन वाला कंपाउंड। तो 5/6 ऑफ द PGL मीन्स आउट ऑफ 12 मॉलिक्यूल, रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। तो ये समझ में आता है, देखो पूरी रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई है C3 साइकिल पूरी। यहाँ पर एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि बुक में कैसा बोला आपको। ठीक है, यहाँ तक तो ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, द कैलन साइकिल प्रोसीडिंग 3 स्टेप, ये सब देख चुके हम, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। देखो रिडक्शन में क्या हुआ, शॉर्ट में यहाँ से भी समझ लेते हैं। ठीक है, रीजनरेशन, रिडक्शन बोला यहाँ पर नंबर 2 में बराबर है। दीज आर द थर्ड स्टेप, क्या रहेगी, रीजनरेशन, क्योंकि आपने उस पहले की जो साइकिल देखी वहां पर क्या देखा हमने, कि उसके अंदर सेकंड में हो रहा है रिडक्शन, नंबर थर्ड के अंदर हम थर्ड ए और थर्ड बी देखे, मतलब सिंथेसिस और उसके बाद रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो, दीज आर, देयर इज द सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड दीज स्टेप्स इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब देखो यहाँ पर क्या लग रहा है और कैसे, किस तरीके से क्या लगने वाला है। ठीक है, the steps involve the utilization of 2 molecules of ATP for the phosphorylation of 2 NADPH2 for reduction per CO2 molecule fixed, and the fixation of 6 molecule of carbon dioxide, and 6 tons of cycles are required। ये बोल चुके हैं किसके लिए, फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन। और जब भी देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है ना, तो थोड़ा छोटा करके ये देखिए, अब यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो आपको कि ट्रायल्स फॉस्फेट, और यहाँ पर डायरेक्ट हमको सुक्रोज दिखा है, बाद में स्टार्च दिखा है। एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज, ये बोल चुके थे हम, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला किससे फॉर्म हुआ था, यहाँ पर हम देख चुके थे कि PgAl और DHAP, ये इंटर कन्वर्टिबल कंपाउंड है, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, इससे क्या हुआ था, ये ग्लूकोज तैयार हुआ था 6 कार्बन वाला। पर ग्लूकोज है ना, प्लांट के अंदर वैसे के वैसा स्टोर अगर हुआ तो प्लांट के अंदर का ओस्मियोटिक पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए ग्लूकोज क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च में कन्वर्ट होने के पहले सुक्रोज में होगा। सुक्रोज मतलब पता है हमको, C12H22O11, ये है सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है, ये डाइसैकेराइड है, और जो ग्लूकोज देखे ये मोनोसैकेराइड है। और फिर ये सुक्रोज भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और स्टार्च क्या है, ये हमको पता है, ये पॉलीसैकेराइड है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये याद रखना है कि मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है और ये ऐसा होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद
ऊपर दिखा था वहाँ पर रीजनरेशन, ये एकदम फास्ट नीचे ऊपर हो रहा है इसलिए थोड़ा सा ये होता है। ये देखो रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आरबीपी इज क्रूशियल if the cycle is continue to uninterrupted. The regeneration steps require the ATP for phosphorylation to form RBP। ठीक है, ये समझ में आता है रीजनरेशन मतलब क्या हुआ था। रिएक्शन में बोल चुका आपको कैसे रीजनरेट होता है, क्या होगा वहां पर। आरबीपी फॉर्म होगा किससे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल से कितने आरबीपी प्रोड्यूस हो गए, 5 6 हो गए, 5 कार्बन वाला 6 प्रोड्यूस हो गए क्योंकि कार्बन 5 है और कंपाउंड 6 फॉर्म हो गया। Hence, for every CO2 molecule entering in the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 NADPH2 are required। इसका मीनिंग क्या बोला है देखो, अब मैं बोल चुका आपको कि एक ग्लूकोज तैयार होने के लिए जिसके अंदर कार्बन कितने थे 6, इसके लिए कैल्विन साइकिल कितनी बार हुई 6 टाइम, 6 टर्न्स हुए। तो 6 टर्न के अंदर आरईबीपी कितनी बार लगा आपको, 5 कार्बन वाला 6 टाइम लगा, मतलब टोटल ये हो जाके 30। उसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड लगा, एक कार्बन वाला कितनी बार 6 टाइम, तो कार्बन इसके काउंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला था मैं, एटीपी कितने लगे हमको, एटीपी कितने लगे टोटल 18 एटीपी, और NADPH2 कितने लगे 12। याद रखिए ये देखो, ये एटीपी में पहले 2 वर्ड देखो 18 ऐसे याद रखिएगा, 18 एटीपी और 12 NADPH2, नहीं तो कंफ्यूज होता। 18 NADPH2 था, 12 एटीपी था, ऐसा कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ से याद रखिएगा 80 मतलब 18 एटीपी। ठीक है, तो अब 18 एटीपी और 12 NADPH2 से अगर एक ग्लूकोज तैयार हो रहा है, इसका मतलब ही क्या होगा देखो, 6 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए 18 एटीपी और 12 NADPH2 लग रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है। तो अगर एक कार्बन के लिए मतलब एक ग्लूकोज के लिए ये कितने लगेंगे, मतलब कैसी होगी ये रिएक्शन, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आएगा, हेंस फॉर एवरी CO2, क्योंकि ये टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लग रहे हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, समझ में आ रहा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हुआ 18 एटीपी और 12 NADPH2 लग रहे हैं। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने लगेंगे बोलो, सीधा डिवाइड करो इसको, 18/6 कितना आता है 3, मतलब 3 एटीपी लगेंगे, और इसको 6 से डिवाइड किया तो कितना होता है 2, मतलब 2 NADPH2 और 1 एटीपी। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने चार्ट में, देखो क्या क्या बोला मैंने यहाँ पर, आपको बोला है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने NADPH2 और कितने एटीपी लगेंगे। तो जनरली ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने हो गए 12 NADPH2 और 18 एटीपी, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना लगेगा ये पूछ रहा है, तो डिवाइड करने का 6/18, 18 मतलब ये एटीपी के लिए निकाल रहे हैं, तो कितना होगा 3 एटीपी, और NADPH2 कितने लग रहे थे 6 कार्बन के लिए 12, मतलब ये कितना होगा 2, तो 2 NADPH2 और 3 एटीपी, ये दोनों मिलके किसके लिए लगेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये कैलकुलेशन देखो, ये समझ में आ रहा है आपको कि उस लाइन का मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर it is probably meet these differences in the number of ATP and NADPH2 used in the dark reaction that cyclic phosphorylation takes place. To make the one molecule of glucose 6 turns of cycle are required। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बोल चुका हूँ। एंड वर्कआउट हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 विल बी रिक्वायर्ड, ये सब कुछ मैं बोल चुका हूँ, इसके लिए आपको साइकिल देखना है, वो साइकिल मैं बाद में और एक बार दिखाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट निकालना। मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे, तो ये बोल चुका मैं कैल्विन पाथवे की, एंड इट माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अगर आप ये चार्ट देखें तो। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज तैयार हुआ, 18 एटीपी से 18 एडीपी और 12 NADPH से 12 NADP, तो ये याद रखना है। ठीक है, और ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साइकिल से हमको समझ में आ रहा है ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है। इस साइकिल के लिए 1961 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, किसको, ये कैल्विन को, और उनके साथ उनको जो कोवर्कर थे बेंसन, इन दोनों को, इसलिए इस साइकिल का नाम दिया गया कैल्विन बेंसन साइकिल। बेंसन और कैल्विन, मेन कंट्रीब्यूशन कैल्विन का,
तो कैल्विन और बेंसन को 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए? इस C3 साइकिल के डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है क्या क्या बोला मैंने इसके अंदर। ओके, यहाँ पर एक बार ये साइकिल देख लो, ये देखो ये साइकिल दिख रही है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मतलब आपको दिखने में इजी जाएगा। ओके, तो जूम करके देख सकते हो, या तो मिनिमाइज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और आपको इस तरीके से इधर से साइकिल याद करना है, सो दैट आपको इजीली याद हो जाएगा।